तो महिलाओं को लेकर आज चर्चा होगी इस खास कार्यक्रम में और इसके लिए जुड़ेंगे हमारे साथ माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और सोफिया खान, नेता हैं टीएमसी की। तो ऐसे में चुनाव पश्चिम बंगाल का पूरी ताकत झोंके हुए भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी बीच महिला आरक्षण पर तीखी बहस देखी जा रही है। अभी 2 राज्यों में चुनाव बाकी रह गए हैं, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु। बंगाल की बात करें तो बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होंगे। तो वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर तीखी बहसबाजी देखी जा रही है। बंगाल चुनाव से पहले मोदी सरकार बंगाल सहित पूरे देश की आधी आबादी को एक बड़ी सौगात देने जा रही है, या यूं कहें कि शुक्रवार का ये सूरज आज कोई नई रोशनी के साथ उगा है। साथ ही देश को एक नई रोशनी मिलने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार संसद सहित देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल संसद में लेकर आई है, जिसका कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल भारी विरोध कर रहे हैं। वजह है कि महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का बिल जो संसद में पेश किया गया है। हमारी आन है नारी और हमारी शान है नारी, विकसित हो रहे भारत की ये पहचान है नारी। अमृतकाल का उत्सव है, शक्ति समान का उत्सव है, पूरा विश्व देखेगा। आज नारी उत्थान का उत्सव, निर्णय की प्रक्रिया में बनेगी अब ये सहभागी। बहुत लंबी तपस्या से अब ये आशा जागी। इन्हें आकाश सुने दो, इन्हें आकाश सुने दो, ना इनकी राहों को रोको, बुलाओ इनको संसद में। मैं उठे फुलवारी, आज हमारी आन है नारी, हमारी शान है नारी, विकसित हो रहे भारत की पहचान है नारी। क्या आप जानते हैं, बंगाल पहले से ही राजनीति में नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। संसद में जब महिला आरक्षण की गूंज है तो बंगाल का जिक्र लाजमी है। 42 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य ने देश को सबसे ज्यादा महिला सांसद दिए हैं, लेकिन क्या चुनावी मैदान में बंगाल की महिलाओं का प्रतिनिधित्व वाकई 33% के आंकड़े को छू रहा है? चुनाव से पहले महिलाओं के लिए मोदी का वोट बैंक ममता को कितनी चोट पहुंचा सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन लोकसभा में अगर बंगाल मॉडल की बात करें तो लोकसभा की कुल सीटें बंगाल में 42 हैं, जिसमें महिला सांसदों की अगर बात करें तो इनकी संख्या 11 है, यानी कि 26.2%। बंगाल देश का वो राज्य है जिसने इस बार सबसे ज्यादा महिला सांसद को संसद में भेजा है। टीएमसी के 29 सांसदों में से 11 महिलाएं हैं, लगभग 38%, जो कि प्रस्तावित 33% आरक्षण से भी अधिक है। वहीं अगर बंगाल विधानसभा की बात करें तो बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, जिनमें से 40 यानी कि 13.6% महिला सांसदों की भागीदारी है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान भी होने हैं। राज्य में करीब यहां पर 3.73 करोड़ पुरुष और 3.60 करोड़ महिलाएं मतदाता हैं। बंगाल की राजनीति में महिला सिर्फ वोटर नहीं है, बल्कि सत्ता की चाबी भी है। संसद के इस नए कानून के बाद अब विधानसभा में भी महिलाओं की ये भागीदारी दोगुनी होने की उम्मीद है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ आए परिसीमन विधेयक ने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। सरकार इसे ऐतिहासिक बदलाव बता रही है, तो विपक्ष इसे 2026 और 2029 के चुनावी बिसात का हिस्सा मान रहा है। वुमेन रिजर्वेशन पे तो किसी का विरोध नहीं, सर्वसम्मति से पास हुआ। हम जैसी पार्टियों की एक मांग थी कोटा विद इन कोटा। कल मैंने उसके लिए का आलेख भी लिखा, और उसके पक्ष में कई सारे राजनीतिक दल हैं। अगर आप इंद्रधनुषी प्रतिनिधित्व चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी अपनी टीम को कहिए कि ये इस मसौदे पे काम करें, और इसकी कोई जरूरत नहीं है कि लोग चिट्ठी लिखें। अरे हमें तो अभी तक नहीं पता है कि आपने की डिलिमिटेशन का आधार क्या होगा। वहीं ममता बनर्जी का आरोप है कि बिल का मकसद बंगाल को टुकड़ों में बांटना है। इसके बाद बीजेपी एनआरसी लागू करने की तैयारी में है। इस विरोध का नेतृत्व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। ममता ने इसे केंद्र का नया जुमला करार दिया है। उनका तर्क है कि जब टीएमसी ने पहले ही महिलाओं को बड़ी हिस्सेदारी दी है, तो केंद्र इसे परिसीमन के भूल भुलैया में फंसा कर देरी क्यों कर रहा है। একটা ভোট দিয়ে এবার নেবেন বদলা, তার কারণ যদি না করেন আগামী দিন এই বাজেট এই মাসেই ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে আসছে, টুকরো টুকরো করে দেবে আপনাদের। 2 নম্বরের পর এনআরসি করবে। এই যে মোটা ভাইকে বিশ্বাস করেন, 2 ভাই জগাই মাধাই গদাই, এরা কেউটে সাপকে বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু এদের কোনোদিনও বিশ্বাস করবেন না।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिला वोटर्स अब साइलेंट वोटर नहीं बल्कि निर्णायक फैक्टर बन चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि राज्य की चुनावी दिशा तय करने में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ी है और यही कारण है कि सभी प्रमुख दल खासकर टीएमसी और बीजेपी अपनी रणनीति का केंद्र महिलाओं को बना रहे हैं। फिलहाल 850 सीटों वाली नई संसद की कल्पना ने दक्षिण और पूर्व के राज्यों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। विपक्ष का आरोप है कि परिसीमन के बहाने उत्तर भारत का दबदबा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि बंगाल की 33% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का वादा और संसद में ये बिल नारी शक्ति को नई ऊंचाइयां देगा। सवाल यह है कि क्या ये बिल वाकई में महिलाओं की तकदीर बदलेगा या फिर परिसीमन की शर्तों में उलझकर केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। संसद से लेकर बंगाल की गलियों तक इसी सवाल पर संग्राम लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस वक्त आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए और ऐसे में हमारे साथ जो है खास मेहमान महिलाएं ही इस वक्त जुड़ी हुई हैं। बीजेपी से प्रवक्ता माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। माधवी जी बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। और टीएमसी नेता सोफिया खान हमारे साथ है। सोफिया जी बहुत स्वागत है आपका भी लाइव टाइम्स पर। सोफिया जी सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे। टीएमसी तो महिलाओं को वैसे भी काफी आगे बढ़ाती है और सबसे ज्यादा सांसद भी महिला टीएमसी की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जब महिलाओं को लेकर ये बिल लाया जा रहा है जो कि महिलाओं के हितों में ही है, तो उसके बाद इतना संग्राम टीएमसी की तरफ से क्यों, इस पर नाराजगी क्यों? नमस्कार, आदाब। देखिए, नाराजगी नहीं है बल्कि हम किसी भी सकारात्मक सोच को, सकारात्मक ये जो स्कीमें हैं, जो कुछ भी है वो हम लोग बिल्कुल वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बशर्ते वो जुमला ना हो। जिस तरीके से मोदी जी ने 11 सालों में कई जुमले दिए हैं, तो अब महिलाओं को लेके ये देखिए, जहां तक बात मोदी जी के इस फैसले की है, ये आरक्षण को लेकर, वो ऑलरेडी वाहवाही ले चुके हैं 30 महीने पहले 2023 में। तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव के वक्त जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है पश्चिम बंगाल में, तो इस तरीके का आकर्षण एक देकर महिलाओं को लुभाना, मुझे लगता है ये सही नहीं है। जहां तक बात इस बिल की है, बिल्कुल पास होना चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकार मिलने चाहिए। स्वतंत्र देश में अभी इतने साल लग गए महिलाओं के बारे में सोचने के लिए। आज हम कहते हैं कि हम विश्व में सबसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अब जाकर महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचना पड़ रहा है। ये दुख की बात है। 11 साल से वो लोग सत्ते पर हैं, लेकिन फिर भी उनकी अगर हम सांसद की बात करें तो अभी आप देख लीजिए, सिर्फ महिला सांसद जो है वो लगभग 13.5% हैं इतने पुरुष के बीच में। और जहां तक हम बात तृणमूल कांग्रेस की करें तो तृणमूल कांग्रेस की जितनी भी महिला सांसद है वो सदन में सबसे ज्यादा है। तो ये अपने आप में प्रमाण करता है सोफिया कि जी इंडिया थिंक्स टुमारो, बंगाल थिंक्स टुडे। यहीं पर सोफिया जी एक सवाल यहीं पर, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है ऐसे समय पर यहाँ पर इस बिल को लाकर जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं वो महिलाओं को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं, जब टीएमसी पहले से ही महिलाओं के हक के लिए काफी कुछ करती आई है। पूरे देश में सबसे, आप कह रहे हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा, हालांकि हाँ आंकड़े भी यही कहते हैं कि महिला सांसद टीएमसी की तरफ से ही दिए गए हैं, तो बावजूद इसके डर किस बात का? महिलाएं तो फिर आप ही के पक्ष में रहेंगी ना? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। और बात है कि ये तो आप कह रही हैं लागू, ये तो लागू नहीं हुआ है ना, इसके बारे में तो चर्चा हो रही है। वो चर्चा तो 2023 में भी की गई थी। तो 2023 के बाद 2024 में चुनाव हुए, उसमें क्यों नहीं हो गया? सबसे पहले तो मोदी जी ने यही ना कहा कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण होगा। तो ये सारी चीजें क्यों? ये देखिए, ये छलावा करने की बात है। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं कि ये 2029 में अगर लागू होता भी है तो 2029 में होगा। तो अभी 2029 आने में अभी 4 साल बाकी है। तो अभी ये पहले से ये बोला देने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप इसको लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक करने के लिए कर रहे हैं। अब बाकी आपको करना है तो आप कर दो। ममता बनर्जी को करना होता है तो वो कर देती है। वो किसी आरक्षण का इंतजार नहीं करती, वो किसी जुमलों का इंतजार नहीं करती। अगर उन्होंने कन्याश्री बोला है तो 2013 से दे रही है, जिसके लिए पुरस्कार भी मिला, अवार्ड भी मिला अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। अगर उन्होंने लक्की भंडार कहा है तो कई सालों से लक्की भंडार महिलाओं को मिल रहा है। वो 3,000 वाला जुमला नहीं था जो देना है लेकिन दिया नहीं, 10,000 वाला वन टाइम वादा नहीं था कि दे के ले लिया। तो हमारे जो वादे होते हैं वो ठीक है। यही वजह है कि इन लोगों को पता है कि महिला वोटर सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, जो ममता बनर्जी को वोट करती हैं। तो उनको ये जो है झुनझुना अधिकार है। तो ये चूरन जो है यहाँ की महिलाएं खाने वाली है नहीं।
चलिए ठीक है, सोफिया खान जी इसी पर जवाब ले लेते हैं माधवी अग्रवाल जी से भी। माधवी अग्रवाल जी, क्या वाकई में ये एक जुमला है या फिर इस बार ये जो वादा, जो गारंटी प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे कि मैं गारंटी दे रहा हूं, वादा शब्द का भी अगर इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो मैं वो भी कर रहा हूं, तो क्या वाकई में ये पूरा हो पाएगा? या फिर जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी पार्टियां, मैं यहाँ पर केवल टीएमसी की बात नहीं करूंगी, तमाम विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं कि केवल जुमला है, पश्चिम बंगाल के चुनाव को साधने की कोशिश है, महिला वोटर्स को लुभाने के लिए केवल ये है, क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या ये काम करेगा? पिंकी जी, आज हम फिर एक बार महिला आरक्षण पर बात कर रहे हैं इस देश में, और बात कर रहे हैं साथ ही साथ हम इसे लागू करने की बात कर रहे हैं, वोटिंग की बात कर रहे हैं। इस तरीके से बात बहुत बार होती रही है और हमारे लिए दुख की बात है कि आज तक देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद भी महिला को जो उनका सम्मान और उनका स्थान जो है वो आज तक नहीं मिला। लेकिन ये जो इतने लंबे समय की अवधि जो हम लोगों को देखनी पड़ी, जिसमें महिलाओं के लिए जो एक सशक्त जगह बनाने में नाकाम रही इतनी सारी सरकारें, तो इसके पीछे कारण क्या है ये समझ में आता है कि राजनीतिक स्थिति जो इनकी है मानसिक तौर पे, वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं ये जुमलेबाजी जो होती रही है वो विगत सरकारों के साथ होती रही है। अब 2008 में जो है सोनिया गांधी जी ने ये घोषणा की कि हम जो है बिल लेकर आएंगे, महिला आरक्षण का बिल लेकर आएंगे 100 दिन के अंदर में। लेकिन उसके बाद वो 1 साल के बाद लेकर भी आती हैं, तो उस समय लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव इसका पूरी तरीके से विरोध कर देते हैं, जबकि वो उस समय उनके घटक दल होते हैं, उनके सहयोगी दल होते हैं। उसके में पारित होने के बाद लोकसभा में फिर उसके बाद ये चर्चा बंद हो जाती है। फिर अचानक सोनिया गांधी जी को देश की याद आ जाती है और इस पे फिर महिलाओं के बारे में याद करके वो बोलती हैं कि भाई महिलाओं को उनका अधिकार दो। अब इस पे फिर से चर्चा हुई शुरू। कमाल की बात है, अब 23 में जब ये बिल जो है इस पे पारित किया गया, जिसको पूरी तरह से सहमति से सभी दलों ने इसका समर्थन किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लेकिन जो आता रहता है, क्यों जो आता रहता है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों, ये सारी चीजें होती है रही। अब देखिए 2009 में लालू प्रसाद यादव ने, मैं पहले का इतिहास इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं अभी करंट सिनेरियो पे भी आ जाऊंगी। 2009 में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ये जो विपक्षी पार्टी है उनको खत्म करने का एक जरिया है महिला आरक्षण का बिल। ये एलिगेशन किस पे लगाया था? तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब थी कांग्रेस की सरकार, इनकी सहयोगी सरकार, टीएमसी की सहयोगी सरकार। उसके बाद में आज भी, इतने वर्षों के बाद भी आज जब इस पे चर्चा हो रही है सदन में, तो आज भी विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को, क्षेत्रीय दलों को पूरी तरीके से खत्म करने के ये मंसूबे हैं मोदी जी के, इसीलिए ये आरक्षण बिल लेके आ रहे हैं। हमें दुख होता है, आज हम सब महिलाएं बैठे हुए हैं, लेकिन हम एक बार पार्टी के जो है रिप्रेजेंटेटिव ना होकर महिलाओं की तरह बात करें तो कितना अच्छा होगा, महिलाओं की तरह सोचे तो कितना अच्छा होगा। अरे महिलाओं के बारे में बात करते हुए कभी ये लगाते हैं कि एसटी इतनी है, ओबीसी इतनी है तो उनको भी आरक्षण दो, माइनॉरिटी इतनी है तो उनको भी आरक्षण दो। ये लेकिन और क्यों में अटकता हुआ बिल आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अटका ही हुआ है, क्योंकि हम जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठकर जब हम बात करते हैं या जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो केवल अपने पॉलिटिकल डिस्कशन पे आके बात करते हैं, महिलाओं के बारे में सोचकर बात नहीं करते। पीछे कौन जा रहा है? महिलाएं जा रही हैं। हम महिलाएं, हम बात करेंगे। आज चाहे आप कोई भी मंसूबे इसमें डाल के देख ले, 26 सालों में, 27 सालों में इनकी जो है बातें बदली नहीं, आज भी उसी बातों पे कायम है कि ये क्षेत्रीय दलों को या विपक्षी दलों को खत्म करने की एक साजिश है इस बिल के माध्यम से। कैसे साजिश है, इसके लिए भी एक फार्मूला लेकर आए मोदी जी। उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में राज्यों में सीट है उस अनुपात में और सीटें बढ़ जाएंगी। तो जब सीटें बढ़ जाएंगी, घटेंगी नहीं, तो क्षेत्रीय दल खत्म कैसे होंगे? लेकिन अब इस पे भी इनको आपत्ति है। देखिए महिलाओं की बात करते हैं सब, लेकिन महिलाओं का सहयोग कोई नहीं देते। जैसे कि ममता बनर्जी महिलाओं की बात करती है, महिलाओं को सदन में भेजती है, विधानसभा में भेजती है, लेकिन जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो वही ममता बनर्जी कहती है कि साजानो घटना अच्छी। जब उन्हीं महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है तो कहते हैं 8 बजे के बाद बाहर क्यों निकले। जब उन्हीं महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो उस जगह पर जाकर तोड़फोड़ की जाती है और प्रदर्शनकारियों के ऊपर में इनकी जो है गुंडा बाहिनी जो है टूट पड़ती है। तो भाई क्या कथनी और करनी में दोनों में अंतर है। आप एक तरफ महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एलिगेशंस लगाते हैं कि आपको खत्म करने की। माधवी अग्रवाल जी, ठीक है, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस बिल से आखिरकार दूसरे दल खत्म कैसे हो जाएंगे। और एक आरोप यह भी लगता रहा है कि समय ऐसा चुना गया है इस बिल को लाने के लिए ताकि वोटर्स को, महिला वोटर्स को साधा जाए। किसी भी समय पर अगर ये बिल आता है उसी वक्त पर ये कह दिया जाता है। ठीक है माधवी जी, इस पर आपका रिएक्शन जो है लिया जाएगा।
तो चलिए, महिला आरक्षण बिल पर आज सदन में चर्चा जारी है और इसी के साथ सदन में तीखी बहसबाजी भी जो है वो देखी गई है, क्योंकि कुछ यहाँ पर विपक्षी दल जो हैं वो काले रंग के कपड़े भी पहनकर आए इसका विरोध करने के लिए, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने काला टीका बता दिया कि नजर ना लगे। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि 2023 में भी चर्चाएं हुई, उससे पहले भी चर्चाएं हुई, लेकिन अभी तक धरातल पर जो है कुछ भी हो नहीं पाया है इस बिल को लेकर। क्या इस बार हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को घेर रही है कि चुनाव के वक्त पर ही क्यों आखिरकार महिलाओं की याद आती है, महिलाओं के हक की याद आती है। माधवी अग्रवाल जी ने अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं। सोफिया खान जी, कुछ कहना चाहेंगे माधवी अग्रवाल जी की बातों पर, जिस तरीके से वो बता रही हैं कि हमेशा ही विरोध कर दिया जाता है, हमेशा ही कोशिशें की जाती हैं। एक बात तो मैं एग्री करूंगी माधवी जी ने जो कहा कि हम महिलाओं को पार्टी और पॉलिटिक्स से परे एकजुट होकर इस बात के लिए बिल्कुल लड़ना चाहिए कि औरतों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार जो है वो अभी भी हम सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लड़ रहे हैं, लेकिन महिलाओं की बात करने के लिए मुझे लगता है हम सबको एकजुट होना चाहिए। लेकिन देखिए, हमारे सवाल ये है, ऐसा नहीं है कि हम इस आरक्षण बिल का कोई विरोध कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता। किसी को क्या आपत्ति होगी, और तो अच्छा ही है, औरतों का भला होगा तो। लेकिन दिक्कत ये है ना, देखिए, जब समस्या तब होती है जब सेलेक्टिव प्रोटेस्ट होते हैं, सेलेक्टिव बातें उठती हैं। या अगर मैं भाजपा की महिलाओं की बात करूं तो अगर कहीं उनके राज्य में, भाजपा शासित राज्यों में या भाजपा के ही शासन वाले जो लीडर्स हैं वो रेप माने जो बलात्कारी के लिस्ट में पाए जाते हैं, तब इनका जो रेज है, तब इनका गुस्सा है, बिल्कुल शांत रहता है, देखने को नहीं मिलता। वो महिला पहलवान के बारे में हम कहें या हम मणिपुर के बारे में बात करें, या अभी हाल में ही एक हफ्ते पहले बिहार के नालंदा जिले में हमने एक वीडियो देखा जहां पर एक महिला को घसीट कर ले जाया जा रहा है और वायरल वीडियोस वगैरह जो भी। देखिए, बात ये नहीं है कि आर्चिकर का मामला हो या हाथरस का मामला हो या संदेश खाली का हो या मणिपुर का हो या दिल्ली का हो, समस्या ये है कि हम महिलाएं पिस रही है। हम महिलाएं आज भी अपने ही देश में स्वतंत्र होने के बावजूद भी, देखा जाए तो स्वतंत्र नहीं है। और मैं नहीं कहती कि पश्चिम बंगाल में 0% क्राइम है, ये देश में कहीं भी नहीं है। तो हमें ये बात को खत्म करना चाहिए कि यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है, ये मेरे शहर का रेप, ये तेरे शहर का रेप, ये बंद करना चाहिए। हमें सेलेक्टिवली इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमें अगर कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में रेप होगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर हम बिहार में या यूपी में होगा या महाराष्ट्र में होगा या राजस्थान में होगा तो हम बात नहीं करेंगे। ये गलत है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आरक्षण बिल आता है तो इसको भाई आप इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका। 11 साल से आप सत्ते में हैं, 11 साल बहुमत के साथ हैं, आप विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या वेट करना भाई। अगर आपको सांसद में ज्यादा महिलाओं को टिकट देना है, और सबको छोड़ दीजिए, आप अपनी महिलाओं को दीजिए ना। कितनी भाजपा की महिलाएं जो है वो सांसद में, बताइए आप। भाजपा की महिलाएं यहाँ पर डिबेट कर रही हैं और उनके जो पुरुष है वो एमएलए और विधायक और सांसद बने हुए हैं। तो अल्टीमेटली देखिए, गोला तो वो सिर्फ दूसरों का नहीं बल्कि अपने अपने समर्थकों को भी दे रहे हैं। अगर अपने समर्थकों का, हिंदुओं का, या जिसके नाम पर वो वोट मांगते हैं, उनका वो भला कर देते, ठीक है, तो भी हमें ठीक है, ठीक है। सोफिया खान जी, समय की बहुत पाबंदी है, बिल्कुल एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। माधवी अग्रवाल जी, आपका एक छोटा सा रिएक्शन। वाकई में यहाँ पर महिलाओं को लेकर आपने भी ये बात खुद कही है और इसी पर एग्री भी कर रही है सोफिया खान जी कि महिलाओं को लेकर अक्सर हम बात करते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत पीछे हैं आज भी, और ये एक सच है। 2023 में इस पर सहमति बनी थी, उसके बावजूद यहाँ पर उस वक्त भी कहा गया था कि समय की जरूरत है, इसको जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके ये ऐसे के ऐसे अटका हुआ है। और अब एक बार फिर से इसको लेकर गारंटियां जो हैं वो दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि विलंब नहीं होगा। क्या वाकई में इस बार विलंब नहीं होगा? क्या वाकई में इस बार जो वादा किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वो पूरा हो जाएगा? देखिए, सोफिया जी ने हाथरस कहा, मणिपुर कहा, सब कहा, बंगाल भी जोड़ देती तो अच्छा रहता। बंगाल का जो है जो एसिड अटैक, उन्होंने आरजीकर का नाम लिया, उन्होंने आरजीकर का नाम लिया। ठीक है। बंगाल में जो है एसिड अटैक महिलाओं पे सबसे ज्यादा हो रहा है। आज की स्थिति ऐसी है। बिल्कुल सही बात है कि हम महिलाओं को सबके लिए एक बराबर बोलना चाहिए। कम से कम एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से बंगाल 4थे नंबर पे है, आज भी 3रे नंबर, 1, 2, 3 में भाजपा शासन में है, शासित राज्य है। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, डेटा के साथ बैठिए ना। अच्छा, क्या स्टोरी होता है, आप डेटा के साथ बैठिए। और फिर बीच बंगाल में सबसे ज्यादा रेप नहीं होता, सबसे ज्यादा रेप यूपी, बिहार, राजस्थान में होता है। मैं डेटा की बात कर रही हूँ। सोफिया जी, मैं इतनी सोफिया जी, समय की कमी है, पर माधवी जी का रिएक्शन पूरा होने दीजिए।
ये इस तरीके से डिस्कशन नहीं हो सकता। I'm sorry। सोफिया जी, समय की कमी, एक बार माधवी जी का रिएक्शन पूरा होने दीजिए। बोलिए आप, माधवी जी। तो मैं करेक्ट करूंगी, आप फैक्ट के साथ बैठिए ना। देखिए, मैं अभी फिर आपको कह रही हूँ कि एसिड अटैक में बंगाल जो है वो प्रथम है। चलिए, आप अपना खुद का डेटा लेके अपने सर पे रखिए। दूसरी बात ये कि 27 साल के इंतजार के बाद में 2050 में जो है 22 सांसद थी संसद भवन में। लेकिन आज इतनी वर्षों के बाद में भी आप देखिए स्थिति क्या है कि आज भी 74 से 82 है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये 13 से 14% का रेशियो जो है वो उतना ही बना है, फ्लैक्चुएट होता रहता है, बस इतना ही है। और अगर आप विधानसभा की बात करें तो महिलाओं की जो उपस्थिति है वो 9 से 10% है। कितनी कम है आप सोचिए। अब आरक्षण बिल पे आते हैं। भाई, टेक्निकल इश्यूज इसमें बहुत सारे हैं। 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है, जनगणना कराना भी साथ में जरूरी है। जनगणना हो जाएगी, परिसीमन हो जाएगा। परिसीमन इसलिए जरूरी है, टेक्निकल इश्यू पे मैं आती हूँ तो, कि इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आबादी का घनत्व है पूरे देश में बहुत ज्यादा बढ़ा है। ऐसी स्थिति में ठीक एक है माधवी जी, घनी मुझे आबादी लगता है के कि ऊपर एक समय सांसद जो की है वो उपस्थिति- तय कर देना चाहिए कि कब तक ये वादा जो है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ये वादा अधूरा ही रह जाता है और इसी को लेकर हम बहसबाजी जो है वो करते रहते हैं। और खासकर इस वक्त हम महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और इसको लेकर बहसबाजी जो है वो कर रही हैं, और महिलाएं ही जो है सुरक्षित भी नहीं है। तो एक जो समय सीमा है अगर वो पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि टेक्निकल इश्यूज आप बता रहे हैं वो भी केंद्र सरकार का ही काम है, उस पर जल्द से जल्द काम जो है वो किया जाना चाहिए। वादा करने से पहले मुझे लगता है कि उन इश्यूज को, उन मुद्दों के ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं परिसीमन को लेकर, तमिलनाडु को लेकर, क्योंकि परिसीमन पर स्टालिन का पारा गर्म दिख रहा है इन दिनों। स्टालिन का मोदी सरकार पर हमला भी देखा जा रहा है। परिसीमन को लेकर लगातार कटाक्ष वो कर रहे हैं, महिला आरक्षण को हथियार बनाया है वो कह रहे हैं, महिला आरक्षण बिल को फाड़ा जाए। परिसीमन पर भी आपत्ति जताई है उन्होंने। महिला आरक्षण से पहले परिसीमन गलत है ये कहा गया। दक्षिणी राज्यों पर विपरीत इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। प्रतिनिधित्व कम करने की साजिश है ये। दक्षिण में सफलतापूर्वक जनसंख्या नियंत्रण है। 128वें संशोधन पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। 2011 की जनगणना को आधार मानना भी गलत है ये उन्होंने कहा है। पारा गर्म है और लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, खासकर चुनावी राज्य तमिलनाडु और केरलम में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख है एमके स्टालिन ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्टालिन ने न सिर्फ महिला आरक्षण बिल को फाड़कर अपनी नाराजगी जताई है, बल्कि पूरे राज्य में डीएमके की ओर से प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। स्टालिन ने महिला आरक्षण बिल को काला कानून करार दिया है। நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்றைக்கு மிக முக்கியமான 3 மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. ஒன்று தொகுதி மறுசீரமைப்பு, இன்னொன்று பெண்களுக்கு நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றங்களில் இடஒதுக்கீடு, மூன்றாவதாக தொகுதி மறுசீரமைப்பு செய்யக்கூடிய அந்த ஆணையம். இந்த மூன்றையும் சேர்த்து அங்கே விவாதிக்கிறார்கள். முதலில் இது முறையில்லை. முதல் இரண்டும் அரசியல் சட்ட திருத்தம், மூன்றாவது நாடாளுமன்றம் बता दें कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक फेज में विधानसभा चुनाव है और लिहाजा महिला आरक्षण का मुद्दा गर्मा चुका है। सत्ताधारी दल डीएमके समेत कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी एआईएडीएमके महिला वोट बैंक को साधने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन खुलकर महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में बिल फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि हम सदन से लेकर सड़क तक विरोध करेंगे। वजह है परिसीमन का बिल, जिसे गुरुवार को मोदी सरकार की ओर संसद में पेश किया गया। स्टालिन को डर है कि महिला आरक्षण लागू होने से पहले परिसीमन हुआ तो तमिलनाडु सहित पूरे दक्षिण भारत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। स्टालिन की दलील है कि तमिलनाडु समेत केरलम में जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सरकार जागरूकता के साथ लागू किया जाए। नतीजन उत्तर भारत की तुलना में तमिलनाडु और केरलम की जनसंख्या में भारी कमी आई। ऐसे में परिसीमन हुआ तो संसद में दोनों राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत में बढ़ती जनसंख्या की वजह से संसद की सीटें बढ़ जाएंगी, जो भविष्य विकास के लिए एक बाधक का काम करेगा, क्योंकि बजट आवंटन में दक्षिण भारत की अनदेखी होगी या यूं कहें कि भेदभाव होगा। जबकि परिसीमन सहित महिला आरक्षण बिल लाने वाली केंद्र की मोदी सरकार की दलील कुछ और ही है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। बिल के पुरस्तापित है बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्तापित करना या न करना,
तो बिल को पुरस्तापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं। उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। गौरतलब है कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में महिलाएं ज्यादा शिक्षित हैं और मुखर भी है। राजनीतिक प्रभाव भी रहा है। खासकर तमिलनाडु में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता कई बार तमिलनाडु की सीएम रही और महिलाओं का रोल मॉडल भी। अब एक नजर डालते हैं तमिलनाडु और केरलम विधानसभा की कुल सीटों और महिलाओं की भागीदारी पर। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 निर्वाचित सीटें हैं। 2026 के चुनाव में डीएमके ने 18 और एआईएडीएमके ने 19 महिला उम्मीदवार उतारे थे। राज्य में लगभग 51% यानी कि 2.89 करोड़ महिला मतदाता हैं। पिछली विधानसभा में 21 की तुलना में महिला प्रतिनिधित्व घटकर 12 सीटों पर आ गया था। सदन में डीएमके की 7 महिला विधायक हैं तो एआईएडीएमके की 4 और कांग्रेस में 1 महिला विधायक है। बात करें तमिलनाडु में महिला शिक्षा की, उच्च शिक्षा में नामांकन कॉलेज जाने वाली लड़कियों की संख्या की बात करें तो यहां पर 2020 से 21 तक 49.8% का यह आंकड़ा है। 2024 से 25 के बीच में 76% ये पहुंचा। महिला साक्षरता दर 15 से 49 आयु वर्ग में महिला साक्षरता दर जो है वो 84% है और 24.3% महिलाएं स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। स्कूली शिक्षा में 76.5% शिक्षक महिलाएं हैं। राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 54.2% से काफी अधिक है ये। तो ये पूरा आंकड़ा है यहाँ पर तमिलनाडु का, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो बवाल इस वक्त देखा जा रहा है महिला आरक्षण को लेकर। महिला आरक्षण को लेकर इस वक्त तमिलनाडु में सबसे अधिक, केरलम की बात करें और तमिलनाडु की बात करें, हालांकि केरलम में चुनाव हो चुके हैं, तमिलनाडु में अभी वोटिंग होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले महिला आरक्षण का बिल जो है वो गले के फांस बना हुआ है डीएमके के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर डीएमके प्रमुख स्टालिन ने विरोध करते हुए इस बिल को फाड़ दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महिलाएं नाराज होंगी उनसे और क्या वोटों पर इसका असर पड़ेगा, क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। जिस तरीके से बौखलाहट वो महिला आरक्षण बिल्कुल लेकर दिखा रहे हैं, क्या इसका असर जो है वो सीधे तौर पर देखा जाएगा और इतनी बौखलाहट आखिरकार क्यों? अगर महिलाओं के हक की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर महिला आरक्षण से इतनी बौखलाहट क्यों? वोटपोर में अब यहाँ पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को लेकर किसने क्या कुछ कहा है ये सुनवाते हैं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। असली लक्ष्य अध्यक्ष महोदय वोट है, सत्ता में रहना है, इसलिए आरक्षण को लेकर के आए हैं। भाजपा की यही राजनीतिक चाल रहती है। जब पुराने लोग ये समझ जाते हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है तो हर बार भाजपा कुछ नए लोगों को अपने लुभाने जुमलों में फंसाती है। इस बार भाजपा महिलाओं को लेकर ये पुरानी चाल चल रही है लेकिन सफल नहीं होगी क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी तो महिलाएं ही हैं। का विरोध विपक्ष नहीं कर रही है, ये गलत तरीके से कहा जा रहा है। उस समय कहा गया कि नहीं अभी परिसीमन होगा, उसके बाद जनगणना होगा तब होगा, तो वो मायूस हो गई महिलाएं। फिर अभी जब फिर से 3 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है तो फिर एक उम्मीद जगी है कि आप अगर बुला रहे हो तो आप उसे लागू भी करो। तो अभी नहीं करेंगे, इस पर ये बात हो रही है कि नहीं पहले जनगणना फिर परिसीमन उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। ये तो फिर वही बात हुई ना कि ये 29 में होगा कि 31 में होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास हुआ और सभी दलों की सहमति से हुआ, लेकिन सबकी चिंता थी कि इसको लागू जल्द से जल्द होना चाहिए। सभी बड़े दल के बड़े नेताओं ने कहा कि इसको पास करने की खुशी तब होगी जब इसको लागू करने की तरफ बढ़ा जाएगा। तो आज सरकार 2029 में इसको लागू करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक स्पेशल सत्र बुलाया है। तो मुझे लगता है विपक्ष को पॉजिटिविटी के साथ जैसे पहले देखा था उनको इस बिल को देखना चाहिए।
और चलिए अब तमिलनाडु की सीटों का आंकड़ा भी आपको बता देते हैं इसी बीच, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर तो बवाल यहां पर मचा हुआ है। साथ ही साथ यहां पर अगर सीटों की बात करें तो तमिलनाडु में सीटों का आंकड़ा है, विधानसभा सीटें यहां पर 234 हैं और इसी के साथ यहां पर लोकसभा की सीटें की बात करें तो 39 लोकसभा की सीटें हैं तमिलनाडु में। राज्यसभा में सीटें 18 हैं। परिसीमन को लेकर हमेशा ये मुद्दा यहाँ पर बना रहा है और लोकसभा सीटें 39 हैं और इसी के साथ परिसीमन को लेकर यहाँ पर इस वक्त बौखलाहट जो है वो देखी जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज महिला आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहा। पीएम मोदी ने गुरुवार को महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन पर कहा कि हमारे देश में जब जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है उसका हाल बुरे से बुरा किया है, कभी माफी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसलिए जिनको भी इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख लें, इसी में फायदा है, जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे, इसीलिए इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारी नीयत की खोट को देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। इससे पहले अखिलेश यादव को आप सुन चुके हैं, उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा वे उसके मान सम्मान को कैसे रखेंगे। बिलों पर चर्चा के लिए 16 और 17 अप्रैल को 15 घंटे का समय तय किया गया और कल शाम 4 बजे वोटिंग, यानी कि आज जो है वोटिंग की जाएगी कल शाम 4 बजे। संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बीच कहा है कि अगर इस पर गारंटी चाहिए, क्रेडिट चाहिए तो आप गारंटी भी लीजिए और क्रेडिट भी लीजिए। मैं क्रेडिट भी देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि महिला आरक्षण को लेकर खुद ही क्रेडिट लूं। अगर आप इस पर चाहते हैं कि मैं आप लोगों को क्रेडिट दूं, यानी कि विपक्षी दलों को क्रेडिट दूं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और इसके लिए बाकायदा यहाँ पर एक ऐड भी जो है वो शूट कर दिया जाएगा जिसमें आप सभी का आभार जताया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच की 3 बड़ी बातें अब आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं ना कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, अगर साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। फिर अलग पहलू हो जाता है, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही पारित हो जाए तो हम ऐड देकर सबको धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं, सबकी फोटो भी छपवाने के लिए तैयार है धन्यवाद के लिए और क्रेडिट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं वह शब्द भी उपयोग करता हूं। वादे की बात करते हैं तो वादा भी देता हूं, शब्द का भी इस्तेमाल करता हूं। तमिल में कोई शब्द हो तो मैं उसे भी कहता हूं, क्योंकि जब नीयत साफ हो तो शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ परंपरा है किसी की नजर ना लगे, इसके लिए काला टीका लगाते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दरअसल बता दें यहाँ पर आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके का नाम लिए बिना ही ये जिक्र किया है। डीएमके सांसद आज परिसीमन बिल का विरोध करने के लिए काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे थे, जिसको काला टीका प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। और आप चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार और कांग्रेस से प्रवक्ता जनानी रे हमारे साथ हैं। जनानी रे जी, आपकी बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। माधवी अग्रवाल जी ने काफी महत्वपूर्ण बातें जो हैं इस बिल को लेकर रखी हैं, महिला आरक्षण को लेकर, महिलाओं के हितों को लेकर रखी है। कांग्रेस को आखिरकार अब दिक्कत क्यों है, इतना विरोध इस बिल का क्यों? आप एक खुद महिला हैं, इसकी जरूरत कितनी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त इस बिल की कितनी जरूरत है, ये आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। तो आखिरकार इसका विरोध क्यों? केवल इसलिए क्योंकि चुनाव के वक्त पर इस पर बात हो रही है, इसको लेकर वादे किए जा रहे हैं, इसको लेकर आया जा रहा है, केवल इसलिए? आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं खुद भी एक महिला हूं और मैं आज इस मुद्दे पे बात करने आई हूं। देखिए, ये विमेन्स रिजर्वेशन डेफिनेटली इज अ वेरी वेलकम प्रोपोजिशन। बहुत ही, हम लोग क्यों नहीं इसका स्वागत करेंगे, और ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और होना चाहिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने दिनों से इसके बारे में चर्चा हो रही है, इतने दिनों से कुछ क्यों नहीं किया गया? एकदम अचानक अभी किस लिए? और ये तो देखने वाला मुद्दा है ही कि चुनाव से एकदम पहले इसके बारे में बात हो रही है। तो टाइमिंग अगर आप देखें तो हम लोग इस आइडिया को लेकर खिलाफत नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं बोल रहे हैं। आइडिया तो डिबेटेबल है, डिबेट्स होती रहती हैं, हेल्दी डिबेट्स होनी चाहिए, लेकिन हम इसकी टाइमिंग को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर बात कर रहे हैं, जो बहुत ही क्वेश्चनेबल है। और
विमेन्स रिजर्वेशन, महिलाओं के जो हक हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए इन अ वे, और ये किसी पॉलिटिकल गेन के लिए यूज नहीं होना चाहिए। बहुत सालों से इन चीजों पे चर्चा हो रही है। पहले भी वक्त था इस पे काम करने का, 2024 में भी ये हो सकता था। अचानक इसके बारे में बात हो रही है और इतनी हड़बड़ी हो रही है, इतनी जल्दबाजी हो रही है कि इसको अभी चुनाव के बीच में ही इसके ऊपर मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा रुक जाइए, 29 तारीख के बाद कर लीजिए, उसको भी नकार दिया गया। तो महिलाएं क्या आज इंपॉर्टेंट नहीं है? आज के दिन में 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं दे देते 543 में? क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? क्यों उसके लिए 850 होना जरूरी है? आज की स्थिति में हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए? तो पॉलिटिकल गेन्स इसमें जब हम देखने जाएं तो आपको दिखेंगे, मैं उस पर भी बात कर सकती हूँ। लेकिन आपने यही बोला कि आप खुद एक महिला हैं, आप क्यों ये सारी बातें कर रही हैं, तो मैंने उसका जवाब आपको दिया कि अचानक महिला सशक्तिकरण के ऊपर इतना ज्यादा कंसर्न होना, और जहां पे ये यूनानिमसली पास तो किया केवल गया था, कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ एक decision समय लिया गया था। केवल कांग्रेस को तो यहाँ पर अचानक समय ये को क्यों लेकर हो रहा है? आपत्ति है कि ऐसे समय पर जो है इस पर बात नहीं होनी चाहिए थी, फैसला नहीं करना चाहिए था, केवल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में और 5 राज्योों में चुनाव है, हालांकि 3 में वोटिंग हो चुके हैं, 2 में बाकी है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, उन पर इसका असर देखा जाएगा, केवल इसीलिए यहाँ पर आपत्ति है कांग्रेस को? ऑफ कोर्स उस पर इसका असर देखा जाएगा। ऑफ कोर्स ये इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगा। ऑफ कोर्स नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस, ये इलेक्शंस को डिस्टर्ब करेगा। ऑफ कोर्स इसकी टाइमिंग प्रॉब्लमेटिक है और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। जिस तरीके से जिस जनगणना के बेस पे इसको किया जा रहा है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर 2027 में जनगणना पूरी हो जाएगी, उसके बेसिस पे इसको आप कर सकते हैं, तो आप 2011 में क्यों जा रहे हैं? वाई? अगर इसमें पॉलिटिकल गेन्स नहीं है तो इसकी इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है? तो ये कुछ सवाल हैं जो उठते हैं और ये डेफिनेटली रेलेवेंट क्वेश्चन। इसमें हड़बड़ी तो जनानी जी मुझे लगता नहीं कोई है, क्योंकि पहले ही बहुत देरी इसमें हो चुकी है। हर बार सिर्फ राजनीति की भेंट ही चढ़ता है। मैम, माय नेम इज जननी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, Can you hear ठीक me? है, या ठीक है, ओके, ठीक है, माफी चाहेंगे इसके लिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन हमेशा ही राजनीति की भेंट ये चढ़ता है, राजनीति की भेंट ये हमेशा ही चढ़ता है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी नहीं हो रही है, काफी समय इसमें बीत चुका है और अब 2026 में है हम। 2026 में देखिए महिलाओं की इस वक्त हालात कैसे हैं। हालांकि आप सही कह रही हैं, चुनाव के वक्त पर ये लेकर आए गए हैं और माधवी जी आप खुद मानते हैं कि बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। टेक्निकल इश्यूज से किस तरीके से निपटा जाएगा? क्या अब यहाँ पर केंद्र सरकार के इन टेक्निकल इश्यूज से निपटने की पूरी तैयारी है? क्या अब जो समय सही रहेगा उस पर कहा जा रहा है समय की मांग है, बहुत ज्यादा देर इसमें हो चुकी है, क्या अब पूरा हो जाएगा? देखिए, बहुत जरूरी है कि चीजों को समझते उस पर चर्चा करें। केवल विरोध करने के लिए विरोध करने खड़े हो जाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। कमाल की बात ये है कि इनको टेक्निकल ग्राउंड पे जो चीजें हैं वो भी उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई जनगणना तो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, तो इस पे भी काम चल रहा है। दूसरी बात, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 2008 में सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और फिर उसके बाद 100 दिन का वादा करके वो 1 साल तक भूल गई। उस समय की जरा उनकी जो मजबूरी थी वो भी याद दिला दीजिए तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव आई हुई है तो। और दूसरी बात, अगर 9 में जब उन्होंने इसको राज्यसभा में पारित करवाया तो लोकसभा में रुकने की क्या मजबूरी थी आपकी भी? जरा वो भी बता दीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगी। बताइए बताइए। देखिए, मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आई, मैं यहाँ पे एक मुद्दे पे बात करने आई हूँ, 2009 में कुछ सवाल उठाने आई हूँ। जी 2009 में ठीक है, मैं आपसे पूछ ये सकती बिल हूँ लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं हुआ था, ये बताइए। काफी सारे रीजंस हैं। ये यूनानिमसली डिसीजन लिया गया था 106 अमेंडमेंट में, जो कि आप मैडम, आप अगर मुझसे लड़ाई करेंगी तो मैं तो बात नहीं कर पाऊंगी। पिंकी जी आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मैं कांग्रेस की तरफ से उनकी बात रखने आई हूँ।
मैं लड़ाई करने नहीं आई हूँ। जानकारी के बिना मैं बात करने आई आराम से हूँ। मैं एक आराम से आपको बात बता रही मैं हूँ। लड़ नहीं रही हूँ भाई, आपको क्यों इतना कि- हेट कर रहा है ये चीज? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने 2009 में इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के बाद लोकसभा में ये पास कर नहीं करा पाई थी, तो सोनिया गांधी जी की क्या मजबूरी थी या क्या दूसरा फायदा था या नुकसान था, बता दीजिए आप मुझे। 106th अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, जिसमें आर्टिकल 334A में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था, जिसमें इसकी चर्चा हुई थी, उसके बाद इतने सारे नियरली 30 मंथ्स तक चुप क्यों रहे आप लोग? 2024 में आप लोगों ने इसको लागू लेफ्ट क्यों और नहीं किया? बीजेपी आप आपका इसका जवाब सपोर्ट दे कर रही दीजिए। है, कांग्रेस का विरोध कौन कर रहा था बताइए ना। क्योंकि आप लोगों का पॉलिटिकल गेम है ना। मैं बोल रही हूँ कि लेफ्ट और बीजेपी कांग्रेस के डिलिमिटेशन सपोर्ट से में थे। कोई पिंकी लेना जी, देना नहीं है। पिंकी जी, डिलिमिटेशन से विमेन्स राइट्स का कोई अरे लेना उस समय देना तो नहीं है। डिलिमिटेशन नहीं हो रहा था ना, डिलिमिटेशन जो है, फिर क्यों रोक दिया था आप ठीक लोगों है। ने इस बिल को? जननी जी और बताइए माधवी ना। जी, बिल्कुल मैं रोका ये नहीं चाहूंगी गया था। अगर बिल्कुल रोका कभी नहीं गया है। अरे तो बिल क्यों पे नहीं पास चर्चा हुआ हर बार हुई है। 2008 में और बिल 9 पे में? चर्चा हर कांग्रेस बार की हुई पास है। हुआ, मुझे बताइए ना। कांग्रेस की जब सरकार ऐसे थी ना, बड़े मुद्दे वो डिस्कस होते हैं पॉलिटिकल तो ग्राउंड पे नहीं लेकर आए थे ना उसको किसी के फायदे और नुकसान के लिए। टाइम तो लगता है। 2009 में राज्यसभा से पारित आप बाद बात में ही नहीं लोकसभा सुन में रही है। क्यों बात बता आज की हो दीजिए। रही है, बात अभी की हो रही है। आज के विमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है। बात कर रहे हैं ना, मैं तो पूछूंगी कांग्रेस से ऑब्जेक्शन उठा रही है कि आप लोगों ने क्या किया, मैं पूछ रही हूँ तो आपको जवाब देने में लग रहा है कि मैं लड़ रही हूँ। जब आप पावर में हैं और नहीं, आपके 2024 बस में बात ये करना हो है। सकता था तो क्यों नहीं किया आपने? मैं भी सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अरे आप गाना जवाब मत दीजिए गाइए ना मुझे। मैडम, जो बात पूछ रही हूँ कि मैं आपकी गाना नहीं सरकार गा थी रही हूँ, ना, मैं सवाल इस कर रही हूँ देश में आपसे। सबसे लंबे समय तक आपकी सरकार रही है। आप मुझसे एक तो irrelevant आपकी सवाल कर आपकी रही हैं, सरकार मैं आपसे एक इन्होंने, relevant अरे सवाल फिर करती हूँ बीच जो में आज के बोलती है। मुद्दे पे बहुत आप मुझे relevant है। बताइए कि सोनिया गांधी ने कहा ये हमारा बिल है, ये हमारा आइडिया है, ये राजीव गांधी जी का सपना है, तो फिर क्यों नहीं पास किया था 2009 में? हाँ, तो ये राज्यसभा से सपना पास होने का तो ये लोकसभा में औरतों का पूछा सपना था। है। ये ये औरतों का बिल पॉलिटिकल है। इश्यूज क्या थे ये टेक्निकल औरतों के ग्राउंड पे? राइट्स के अभी तो लिए है। उस समय तो This is जर्नलिस्ट for भी नहीं कर women's रहे थे, rights. उस समय तो परिसीमन भी नहीं कर रहे थे, This तो क्यों रोक दिया belongs था? to every woman, अरे not a बस particular देखो, person or not पता a नहीं है, particular गाना मत party. गाइए, बात को मैं जवाब गाना दीजिए। नहीं गा रही हूँ, मैं भी रेलिवेंट क्वेश्चन कांग्रेस मैं भी क्यों आपसे नहीं एक पास सवाल कर पूछ पाई रही हूँ। थी बिल आप अगर 2009 मेरा में? जवाब नहीं आपको दे यही तो नहीं मैं पता आपको है, जवाब क्यों दूंगी? ये कोई बात है? आप मेरा जवाब नहीं दे रहे क्या तो मैं डिस्कशन आपको करूंगी जवाब आपके क्यों साथ, दूंगी? बताइए। जब 106 ठीक है माधवी जी, जननी जी, सुनिए ये चीज माधवी जी का सवाल ये है आपसे। माधवी जी रुकिए, सवाल एक बार आपका कन्वे कर देती हूँ मैं। 2009 में क्यों नहीं पास कराया था राज्यसभा से पास होने के बाद? आप मुझे बता नहीं पा रही हैं। आज के दिन में ये चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पॉलिटिकल गेम्स चाहिए, आपको नॉर्दर्न बेल्ट का यही इंतजाम मैडम, यही इंतजाम जननी जी, माधवी जी, ठीक है जननी जी, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल गेम अगर होता ही नहीं, अगर कांग्रेस इसको पहले ही पास कर देती। पॉलिटिकल गेम के तो करते नहीं है। आप मेरे सवाल का अरे जवाब दे भाई, दो, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। सुनिए, ये किसी का जो इल्जाम आप लगा रही है ना, किसी के लिए नहीं है, औरतों के लिए है। हम आप लगा रही है ना जननी जी, की आप बात इल्जाम करते लालू हैं, मेरी प्रसाद बात यादव ने सुनिए। सोनिया गांधी के ऊपर भी लगाया मेरी था, बात तो आज आप सुनिए। बैठकर यहाँ पे सोनिया लालू जी को प्रसाद टारगेट यादव जी करिए, जो कोई है बात नहीं। भूमिका मैं निभा आपके रही है। किसी पर्टिकुलर लीडर को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। लीडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो घटना घटित है उसी से इतने साल से क्यों नहीं हुआ, तो मैं जवाब दे रही हूँ आपको। अच्छा, मैं आपका एक चीज क्वेश्चन है पूछना ना, चाहती हूँ आपसे। आपका क्वेश्चन है ना, मैं भी इतने यही साल कह रही से हूँ। क्या सोए हुए थे, इतने साल से क्यों नहीं पास हुआ था? तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों पास नहीं हुआ था। 30 महीने से इस पे क्यों कुछ नहीं किया गया? अरे 2024 में छोड़ दीजिए, आपकी सरकार भी रही है 10 साल यहाँ पे। 2009 में क्यों नहीं हुआ था? पता नहीं, मेरे बोले से कुछ नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव की भूमिका भी कांग्रेस निभा रही है। That is not party oriented, madam. It is not party oriented. सीधी It सी is बात for है। everybody. ये सबके लिए है और अरे इसमें भाई, यूनानिमस डिसीजन लिया गया था। यूनानिमसली सबके लिए है, चर्चा हुई सबके थी लिए और है। एक सारा डिस्कशन हुआ था। ये बस एक पार्टी के लिए आप वो केंद्रित मत करिए। मैं भी आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप सरकार में हैं, तो इतने महीनों से आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अब मैं बोलती हूँ, जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 33% से लेकर 50% तक वो विमेन को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी तक क्यों नहीं किया गया? अचानक से कौन सी जागरूकता आ गई? आपकी सरकार सबसे लंबे समय तक इस देश में रही है, क्यों नहीं किया? आप जवाब दो ना। आप लोग हमेशा, मैं सुनूंगी आपको, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं। हमेशा कोई भी चीज सबसे होती है लंबे वो समय तक इलेक्शन से कांग्रेस पहले ने होती है।
आप मेरे लेखक को टारगेट कर रहे हो, आप ऐसे कुछ नहीं कर रहे हो जो चलिए ठीक है माधवी जी, जननी जी, आप दोनों ऐसे बोलते रहेंगे, कोई भी आप लोगों की बात नहीं सुन पाएगा। ठीक है माधवी जी, रुकिए। जननी जी, कांग्रेस पार्टी के तो हालात वैसे ही खराब हो चुके हैं इस वक्त। पश्चिम बंगाल में कहां पर कांग्रेस बची है, तमिलनाडु में क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद भी विरोध केवल किया जा रहा है और ये विरोध नहीं होता। यहां पर जिस चीज को आप कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर मुद्दा बनाया जाता है, कांग्रेस सबसे लंबे वक्त तक रही है। अगर कांग्रेस के वक्त पर आप कहते हैं कि राजीव गांधी का सपना था, उसी वक्त पर अगर इसे पारित कर दिया जाता, उसी वक्त पर इसे लागू कर दिया जाता, तो शायद आज ये मुद्दा बनता ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा ही नहीं उठा पाती। लेकिन फिलहाल 2023 में भी वादे जो है वो किए गए थे, अब देखना होगा कि कितना जल्द इसको पूरा कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो घमासान चुनाव के बीच में मचा हुआ है महिला आरक्षण को लेकर, और ऐसे में अब विपक्ष जो है वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नारी को नारा बना रही है चुनाव में फायदा उठाने के लिए। फिलहाल देखना होगा इस पर और कितना घमासान देखा जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस वक्त जो है गारंटी दी है और साथ ही वादा दिया है, क्रेडिट देने के लिए भी तैयार है। कब तक यहाँ पर धरातल पर इसका असर होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है लाइव टाइम्स पर, आप बने रहिएगा हमारे साथ।